से है, जहां एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफनाथ तिवारी ने तेजस्वी यादव पर सीधा और अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि लगता है तेजस्वी यादव की गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद कांग्रेस की ये नाराजगी सामने आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने गठबंधन का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। पिछले चुनाव में भी कई सीट पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई थी। तेजस्वी यादव आरजेडी का MY समीकरण भी नहीं बचा पा रहे हैं। अफवाह है कि तेजस्वी यादव की बीजेपी से कोई डील हो गई है और ये डील की चर्चा अब आरजेडी में भी हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी अफवाह पर रोक नहीं लगा पा रहे। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस का सबसे बड़ा हमला अब तक का तेजस्वी यादव पर देखने को मिला है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर जिस अंदाज में कांग्रेस प्रवक्ता आसिफनाथ तिवारी ने हमला किया है, उसको लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी ने पूछा है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के बयान किसके इशारे पर आ रहे हैं, तो एनडीए नेताओं ने एक सुर में आरजेडी कांग्रेस के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्या ऐसा बयान किसके कहने पर या किसके इशारे पर दिया जा रहा है? क्योंकि इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू जी की तरह अपने विचारों और संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने से खड़े होकर के न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने का काम किया, बल्कि ये बताने का काम किया कि चाहे सत्ता आए या जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सांप्रदायिक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। इंडी अलायंस नाम का कोई गठबंधन नहीं है। जब से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन को छोड़ा है, तब से ये बिखराव में बदल गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में ये साफ उदाहरण दिखता हुआ नजर आया कि तेजस्वी यादव गुम थे, बाद में प्रकट हुए, लेकिन इंडी अलायंस के एक भी नेता उनके पक्ष में कोई प्रचार करने नहीं गया। जो तेजस्वी यादव अपना परिवार नहीं बचा पाए, वो महागठबंधन कहां बचा पाएंगे। कांग्रेस बेकार का उनसे आशा कर रही है कि माई समीकरण बचाएंगे और गठबंधन बचाएंगे। वो तो अपने परिवार को ही समेट करके नहीं रख पाए, तो महागठबंधन को कहां समेट करके रख पाएंगे। अंतर कलह की कलई खोल रहा है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा 2025 में यह अंतर कलह दिखने को मिली, जहां 13 से 14 सीट पर इन्होंने आपस में ही लड़ाई करने का काम किया, और आज भी बांकीपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए इस बयान से यह परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी नहीं है। इधर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। नीरज कुमार ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में जब करारी हार हो रही है, तब कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि बिहार में उसकी वजूद क्या है, वो तो ऐसे ही आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है। अपनी प्रचंड हार को सामने देखकर जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, आरजेडी, सीपीआई, सब में नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दी, और ये आरोप कोई नया नहीं लगा रहे हैं। शुरू से आरजेडी अहंकारी की तरह व्यवहार करती है, कांग्रेस को कभी तवज्जो नहीं दिया। क्या कांग्रेस पार्टी को आज दिखाई दे रहा है सामने, जब प्रचंड हार दिखाई दे रही है, भाजपा प्रत्याशी धीरज सिन्हा की प्रचंड जीत दिखाई दे रही है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि आरजेडी ने चुनाव में कोई सहयोग नहीं लिया, कोई राय मशवरा नहीं किया। अरे कब आपने पूछा? आप तो कांग्रेस की आरजेडी की पिछलग्गू बने घूम ही रहे हैं। आपकी बिहार में हैसियत क्या है कि आरजेडी आपको पूछेगी?
और देखिए, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री पद पर बने रहने के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने सीधा सीधा बोलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे को भी बिल्कुल अलग मसला बताया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि उनके मंत्री पद बचाने या एमएलसी बनाने के सवालों का देवेश कुमार के इस्तीफे से कोई भी संबंध नहीं है। दीपक प्रकाश ने कहा कि देवेश कुमार ने किस कारण से इस्तीफा दिया है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर जवाब देना बहुत उचित नहीं रहेगा, कुछ भी बोलना। जो भी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी। जगह जी का केस खाली कराया गया है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। नहीं, अब दोनों चीजों को पता नहीं किस प्रकार से जोड़ के देख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया है इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर मौका मिलता है नहीं, अगर मौका मिलने की इसमें कोई बात नहीं है। दोनों चीजों को जोड़कर, आप तीन चीजों को एक्चुअली आप जोड़ कर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात, उनके इस्तीफा, एक और तीसरी बात को जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन तीनों चीजों को जोड़ने के लिए कहीं कोई तथ्यात्मक बात, कोई भी औपचारिक बात सामने नहीं है, तो इस पर तीनों चीजों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और देखिए, देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। सम्राट चौधरी से मुलाकात कर दीपक प्रकाश के मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। दीपक प्रकाश जल्द ही एमएलसी भी बन सकते हैं। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद एमएलसी के लिए एक सीट खाली हो गई है। और अब जरा राज्यपाल कोटे से मनोनीत एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा और दीपक प्रकाश की आसान होती राह को समझते हैं। देवेश कुमार मार्च 2021 में एमएलसी बने थे। राज्यपाल के मनोनयन पर उन्हें एमएलसी बनाया गया। 2027 में कार्यकाल पूरा होने वाला था। दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य फिलहाल नहीं है। दीपक के मंत्री बने रहने पर सवाल उठने लगे। दीपक के मंत्री बने 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अगर संवैधानिक नियमों की बात करें तो संवैधानिक संकट का समाधान करने की कोशिश अब देवेश की जगह एमएलसी बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश को एनडीए की तरफ से होती हुई दिख रही है। दीपक एमएलसी बने तो उनका मंत्री पद बच जाएगा और इसी को लेकर के बिहार में सियासत जारी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर कर जंतर मंतर पर हुए घटना पर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया ने देखा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। पीएम मोदी ने माना कि इस घटना से लोगों में नाराजगी होना स्वाभाविक है, खासकर जब बेटियों के मुंह से इस तरीके के शब्द सुनाई देते हैं तो समाज को दुख पहुंचता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले को सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से देखने की जरूरत है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ
आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिनों में 5 बार वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने पहली बार 23 जुलाई को वीडियो संदेश जारी किया था और कैबिनेट में पेपर लीक पर बिल लाने का वादा किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने 24 जुलाई, 28 जुलाई और 30 जुलाई को बिल पारित होने के बाद भी वीडियो संदेश जारी किया। 31 जुलाई को पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान गाली देने वाले छात्रों को माफी देने की बात कही है। और ये 5 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब 5 अलग अलग तारीखों पर प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर आए, जेनजी से उन्हीं के अंदाज में बातचीत की और वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात को उन्होंने देश के सामने रखा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी का हृदय काफी विशाल है और वो नहीं चाहते कि जो बच्चे देश के भविष्य हैं वो कानून के पचड़े में फंसे। जिन्हें बड़ा हृदय दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, कैसे कैसे शब्दों का उन भटके हुए नौजवानों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी दिवंगत स्वर्गीय माता जी के बारे में कैसे कैसी अभद्र टिप्पणी की। वह सार्वजनिक टिप्पणियां सोशल मीडिया में थी, पूरा देश देख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए देश हित उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है उनको मैं शुभकामना देता हूं आगे चलकर। उन्होंने माफ भी किया, उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उन्होंने अगर बच्चों को माफ़ी दी है तो ये उनकी शैली है। बच्चे देश का भविष्य हैं और कई बार भावावेश में कुछ शब्द निकल सकते हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी की गरिमा के अनुकूल। और अगली खबर आरा से आपको बताते हैं, जहां आरा पटना नेशनल हाईवे पर कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि टोल कर्मियों और कुछ वाहन चालकों के बीच शुल्क को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हंगामे में बदल गई। इस दौरान कुछ लोगों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की, कार्यालय की खिड़कियों के शीशे, लैंप पोस्ट और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही कोइलवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, किस तरीके से कर्मचारियों से मारपीट की जा रही है। और बताया जा रहा है कि टोल टैक्स को लेकर के ये कहासुनी शुरू हुई थी और देखते ही देखते मामला बढ़ गया और मारपीट तक पहुंच गया। और इसके साथ ही टोल प्लाजा के संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कि टोल प्लाजा पे जाम की समस्या नहीं हो, गाड़ियां रेगुलेट रहे, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उसके बावजूद भी यदि कोई ऑफेंस फैलाता है तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। लोकल जो है तो हम उसको लिखित ले लेकर के जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगा हम लोग उसको करें। कब तक कार्रवाई होगी सर? एफआईआर करने के लिए टोल तरफ से दिया गया, हम लोग पता कर लेंगे। थाना में आवेदन यदि चला गया होगा तो तत्काल एफआईआर दर्ज होगा। उसके बाद से जो भी दोषी होंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। और देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन जुड़ रहे हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां
टोल टैक्स को लेकर के कहा सुनी हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। पहले टोल प्लाजा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और फिर कर्मचारियों से मारपीट की गई। चंदन, इस खबर पे और क्या अपडेट है? क्या गिरफ्तारी हुई है किसी की? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ है, जहाँ के टोल प्लाजा पर टोल शुल्क देने को लेकर के जो है आपस में टोल के कर्मी और जो गाड़ी वाले थे वो अचानक भिड़ गए और जिसके बाद वहाँ मारपीट होने लगी। इस दौरान जो लोग थे उन लोगों ने जमकर के वहाँ हंगामा मचाया, तोड़फोड़ किया, जिसमें कि टोल को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि घटना के तुरंत बाद जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी। हालांकि उसके बाद जो हंगामा करने वाले लोग थे वो वहां से फरार हो गए थे, लेकिन इस घटना में जो है काफी टोल को नुकसान पहुंचा है। तोड़फोड़ की घटना जो हुई है इसको लेकर के पुलिस थाने में आवेदन दिया गया है, पुलिस पूरे मामले की जांच करी। लेकिन हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर इस तरह की घटना घटी। इसके पहले भी कई बार वहां पर इस तरह की घटना घट चुकी है और एक बार फिर से इस घटना को लेकर के सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या संपत्ति जो नुकसान हुई है उसका कोई आकलन हो पाया है? कितने की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है? देखिए, नुकसान वहां पर काफी चीजों की हुई है। टोल प्लाजा का जो कार्यालय है उसमें काफी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि मामला जो है अगर स्थानीय टोल प्लाजा के कर्मियों की माने तो कुछ लोग वहां गाड़ी लेकर के पहुंचे और वो बिना टोल शुल्क दिए हुए ही गाड़ी को ले जाना चाहते थे, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला मारपीट और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया। इस मामले में जी बहुत शुक्रिया चंदन आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, मामूली से विवाद में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बढ़ते आगे, भोजपुर जिले के आरा शहर मुख्यालय में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जहां 24 घंटे के अंदर नगर थाना क्षेत्र के इलाके में 2 बड़ी चोरी की घटना अंजाम दिया गया है। चोरी की घटनाओं को पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज की है। चोरी की घटना से नगर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित गोला मोहल्ले की है, जहां चोरों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं लगातार हो रही इन घटनाओं से पुलिस की गश्ती पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। उधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शहर में चोरों का दुस्साहस लगातार बढ़ा हुआ है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है आरा नगर थाना क्षेत्र से, यानी नगर थाना की दूरी यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर। और यहाँ किस तरह से देखिए चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी चोरी की वारदात है, जहाँ की लाखों रुपए के जो गहने हैं वो लेकर के जो चोर है वो फरार हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब घर में मात्र एक परिवार सदस्य मौजूद थे और देर रात चोरों ने इस भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। देखिए किस तरह से अलमीरे को तोड़ करके और तमाम जो महंगे चीज हैं, जो गहने हैं, उसको लेकर के फरार हो गए हैं। और ये जो घटना हुई है इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रात में 3:30 बजे के करीब पत्नी फोन की रोते हुए, क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया। तो जो पिछले साल मेरी शादी हुई थी, सारे ज्वेलरी जो गिफ्ट मिले थे, जो शादी में चढ़ते हैं, वो सारे ज्वेलरी, माँ का ज्वेलरी, सारा कुछ 18 लाख 20, मतलब वही 18-19 लाख के करीब की बड़ी वारदात हुई है। और लगातार इसको लेकर के प्रशासन की चुस्ती पर, व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरह से देखिए चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो पुलिस है वो आई थी और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी भी चोर जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिला पुलिस कब तक इन चोरी के घटना का उद्भेदन करती है और अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और देखिए, आरा से बड़ी खबर आपको बताएं, चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में हत्या के आरोपी निलंबित एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था, जिसे आज मेडिकल जांच के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पटना एसटीएफ के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी की गई। भोजपुर एसपी राज ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपी जवान एसटीएफ की एसओजी टीम में तैनात था। इस मामले में उसे पहले ही निलंबित किया जा चुका है और उसकी सरकारी पिस्टल भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई है। उस पर भरत भूषण तिवारी को गोली मारने का आरोप है। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एनकाउंटर हुआ था बिलौटी गांव में भरत तिवारी का, और आरोप है कि ये जो एसटीएफ जवान गिरफ्तार किया गया है, पहली गोली इसी जवान ने चलाई थी और ये मामला लगातार न्यायिक जांच से गुजर रहा है। इसकी जांच की जा रही है और इस बीच अब मेडिकल जांच के लिए जो आरोपी एसटीएफ जवान है उसे आरा के सदर अस्पताल में ले जाया गया है। बता दें कि पहले से ही इस जवान को निलंबित कर दिया गया है और सरकारी
बंदूक जो है वो भी वापस ले ली गई है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। पिछले 3 दिन से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से शहरों पर सफाई व्यवस्था उस पर फर्क पड़ रहा है और सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। पटना में सफाई के काम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर ब्रेक लग गई है। नगर निगम के सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो जारी है और हड़ताल का आज 3रा दिन है और तमाम सफाई कर्मी जो है उन्होंने सफाई का काम ठप कर दिया है और तमाम गाड़ियां जो हैं वो वैसे ही की खड़ी है। देखिए, ये बड़े संख्या में ये जो छोटी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो देख रहे हैं, जहां पे सूखा कचरा, गीला कचरा डालने के लिए ये बड़े संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं जो सुबह सुबह यहां से निकलती थी और पूरे शहर भर में घूमकर हर घर से जो है वो कचरा उठाने का काम करती थी, लेकिन आज तमाम गाड़ियां जो है यहाँ पे शेड में खड़ी हैं और बिल्कुल ठप है। नहीं सर, स्ट्राइक चल रहा है तो इसलिए हम लोग को निकाला ही नहीं जाए, घर निकालने के लिए जाते हैं। तो आप निकालने जाते हैं तो क्या होता है? मतलब सबका मांग जो नहीं है ना, इसलिए हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, अपने मांगों को लेकर के पूरी तरह से स्ट्राइक पे हैं। हम लोग भी डोर टू डोर कचरा ही उठाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुबह कितने बजे निकल जाते थे? हम लोग 5:30 बजे घर से निकलते हैं और सुबह 6 बजे गाड़ी निकल जाता है। सुबह 6 बजे तक गाड़ी लेके कचरा उठाने चले जाते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से नहीं निकल रहे हैं। हाँ, अभी हड़ताल है ना। हाँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? बस मांग है स्थायी हो जाए। स्थायी हो जाए। आप भी उठाते हैं? जी सर, हम भी गाड़ी चलाते हैं, कचरा उठाते हैं। अब सुबह से क्या रूटीन है? सुबह से आती हैं तो क्या कर रही हैं? सुबह से जाते हैं एरिया में कचरा उठाने के लिए जाते हैं, 6 से 2 बजे तक ड्यूटी करते हैं यहाँ पर हम लोग। लेकिन अब स्ट्राइक अभी नहीं उठा रही? नहीं है, 3 दिन से गाड़ी नहीं निकल रहा है, क्या है कि हड़ताल इसी के लिए। हालांकि नगर आयुक्त लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो सफाई है वो हो सके और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि अगर इस सफाई के काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। मधेपुरा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। सिंहेश्वर में थाना रोड स्थित पीएचडी विभाग के सामने प्रशासन ने अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। मामले में नगर पंचायत कर्मी ने बताया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हाँ, पीएचडी कैंपस के आगे एवं गम्हरिया रोड में ये लोग वर्षों से अतिक्रमण किए हुए थे एवं को हम लोग ने कई बार नोटिस करवाया एवं माइकिंग करवाया था, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। इसीलिए आज हम लोगों ने इस श्रावण के मास में इन लोगों को खाली करवाए हैं, को हम लोग खाली करवा रहे हैं। आज हम लोग सभी को अल्टीमेटम दे दिए हैं और जो आज नहीं हटाएंगे वो कल 10 बजे तक हम लोग फिर पुनः अतिक्रमण में लग जाएंगे। देखिए, अगली बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली में प्रेम प्रसंग से मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने सिकरहना पुल से नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। रात होने की वजह से उसे तुरंत नहीं ढूंढा जा सका। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने नदी में शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान रुपेश कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये मृतक कौन है आपके? मृतक का बेटा है। क्या हुआ है? हुआ था कि प्यार मोहब्बत का झगड़ा था, जो लड़की पहले पूछ रहे थे, हम लोग बोले थे कि घरे चलो, घरे बैठ रहा था, गाड़ी रुकवा कर खुद गया। अच्छा, ये कब का घटना है? ये कल शाम 5 बजे का। मृतक का क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार। और इसके साथ ही अपना बिहार में अभी के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए जोहार झारखंड।